अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कोर्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के बारे में है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में काम कर रही है, किस तरीके से वो जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ऊपर हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनका रोल बताया गया है कि किस तरीके से वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन की गई है। तो पहली चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास कहता है कि चार चीज़ों के ऊपर इस चैप्टर में डिस्कशन की गई है। पहली चीज़ हमारे पास पावर इंडस्ट्री के बारे में, सेकंड हमारे पास टेक्सटाइल के बारे में, थर्ड हमारे पास जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड फोर्थ हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो ग्लांस में अगर हम देखें तो इन्होंने जो है ना हमें ओवरव्यू दिया हुआ है किस चीज़ के बारे में कि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, कौन सी चीज़ें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है उसमें, और कौन से सेक्टर का रोल क्या है। तो पहली बात कहता है कि द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान और कंट्री कंट्रीब्यूट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ पाकिस्तान's 2021 एंड 2020 एनुअल जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितने हमारे पास यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन हो रही है उसमें 13% रोल हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है इन 2021 टू 2020। कहता है कि it recorded a growth of 8% as compared to the growth of 5% last year. Manufacturing is most vibrant subsector, having over 60 to 70% contribution to the industrial sector. Major sectors in industries include cement, fertilizers, edible oil, sugar, steel, tobacco, chemicals, machinery, food processing, and medical instruments, primarily surgical. Pakistan is the largest producer and exporter of surgical instruments in the world. In Pakistan, SMEs have a significant contribution to total GDP, which accounts for 90% of all the enterprises in Pakistan and employ 80% of the total non-agriculture labor. ठीक है, सो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया, बताया गया कि कौन सी चीज़ें कितना कंट्रीब्यूट करी हमारी इकोनॉमी में। तो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हम देखें तो 2020 और 2021 में उन्होंने 13% जो है ना कंट्रीब्यूट किया हमारे जीडीपी को। 2021 2020 इसमें जो है ना 8% हमारे पास जो है ना ग्रोथ आई। ठीक है, सेक्टर में पहले जो हमारे पास 5% थी, अब जो है ना वो ग्रोथ 8% तक नजर आना शुरू हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो 60 से 70% हमारे पास कंट्रीब्यूशन इन्हीं की चल रही है, जैसे हमारे पास सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, हमारे जो है ना मशीनरी, टोबैको वगैरह हो गई, ये इंडस्ट्रीज जो है ना प्रमोट हो रही हैं, इनमें काफ़ी काम हुआ। और यहाँ पे बात आ जाती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो पाकिस्तान जो है ना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का थ्रू आउट वर्ल्ड में। जहाँ पे हमारे पास जो है ना एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जिक्र करें तो छोटे मोटे बिजनेसेस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन कहता है कि 90% है, क्योंकि हमारे पास देखें तो ज़्यादातर जो है ना हमारी कंट्री जो है वो इमर्जिंग कंट्री है या अंडर डेवलपमेंट है, तो इसीलिए वहाँ पे हमारे पास कोई इस्टेब्लिश बिजनेसेस इस किस्म के नहीं है। लेकिन छोटे मोटे बिजनेसेस लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे जो है ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई होममेड बिजनेसेस कर रहे हैं, कोई जो है ना छोटे मोटे जो है ना फैक्ट्रीज लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, 90% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कहता है कि 80% हमारे पास जितने भी जो है ना लेबर है वो क्या है, हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर लेबर है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 20% हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, और बाकी जो है ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमारे पास इन्वॉल्व है। तो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो है चार इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र किया गया है। पहली इंडस्ट्री हमारे पास पावर इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, जिसको हम जो है ना वापडा के नाम से भी पहचानते हैं कि जी हमारे यहाँ जो है ना बिजली वगैरह की क्या सिस्टम है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हैज डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। Consequently, power shortage has a adverse impact on the country's GDP through lost productivity। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर हम बिजली को देखें तो बिजली के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, और हर एक इकोनॉमी में बिजली का रोल जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हम घर में भी देखें तो हमें जो है लाइट की ज़रूरत पड़ती है, हमारे सारे जो है ना 80 to 90% चीज़ें जो है ना वो बिजली के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि अगर एक मुल्क में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना कोई मसला है या इस तरीके से कोई जो है ना अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो लॉस होना शुरू हो जाती है, और उसके ऊपर जो है ना उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोरिलेशन उसका डायरेक्ट उसके साथ जो है ना इफेक्ट है उसका हमारे जो है ना प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो इसलिए कहता है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान पावर सेक्टर कंसिस्टेड ऑफ टू गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज, वापडा एंड के इलेक्ट्रिक, previously KESC, while K Electric was responsible for power distribution in Karachi and adjacent areas. WAPDA, a semi-autonomous statutory body, was mandated to regulate and distribute power in the remaining country. In addition, water and hydropower sources came under the umbrella of WAPDA, कि जहाँ पे हमारे पास KEC होता था पहले, अब उसको के इलेक्ट्रिक बना दिया गया है।
तो वापडा और के इलेक्ट्रिक जो है ना हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक जो है ना मोस्टली किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कराची साइड पे बात जिक्र कर रहे हैं। ठीक है गया, तो इसीलिए के इलेक्ट्रिक का नाम उसको दिया गया और वो कराची के आसपास इलाकों में जो है ना वर्कआउट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा जो है ना सिटी यही कराची में ही है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज और ये सारे काम कर रहे हैं। तो कहता है कि उसका काम वहाँ पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन करना है पावर का। जब वापडा का जहाँ पे जिक्र आ जाता है तो वो हमारे पास सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, फुल ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, बल्कि हाफ हमारे पास जो है ना ऑटोनोमस है, डिसीजन मेकिंग वगैरह में उसके पास अथॉरिटी मौजूद है। ठीक है, ऐसा कहता है कि उसको जहाँ काम क्या है कि रेगुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पावर को जो हमारे रिमेनिंग कंट्री में है। तो जहाँ पे वाटर और हाइड्रो पावर सोर्सेज आ जाते हैं, वो कहता है कि वापडा उसको रेगुलेट कर रहा है और उसी के थ्रू जो है ना बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहता है कि ड्यू टू economic burden, inefficiencies in sector and customer dissatisfaction, this arrangement was reconsidered and following major steps were taken over time. KSC was privatized in 2005 as K Electric. WABDA was unbundled into various generation companies. Genco's National Transmission and Dispatch Company and distribution companies, while the functions of its power wing were redefined as idle power generation and operation maintenance (O&M) of powerhouses. ठीक है, तो कहता है कि जैसे जो है ना प्रीवियसली देखें 2015-16 और उससे जो है ना आगे इसी तरीके से हमारे पास जो है बिजली के मसले चलते रहते थे, लोड शेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी और शॉर्टेजेस हमारे पास चल रहे थे। ठीक है, 2000 में भी इसी तरीके से सिचुएशन थी कि हमारे पास जो है ना बिजली की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जो इनके पास के ई एस सी था, उनको उसने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में हम कहते हैं कि अक्सर हमारे पास जो है ना क्या होता है, मैनेजमेंट इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और थोड़ा-सा एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज़ कर दिया। जहाँ पे हमारे पास वापडा का ज़िक्र आया तो उसको भी जो है ना क्या कर दिया, थोड़ा-सा डिफरेंट हिस्सों में तक़सीम कर दिया ताकि उसके ऊपर लोड कम हो जाए और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन शुरू कर दें, जिसमें जनरेशन कंपनी आ गई, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच आ गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ आ गई। तो इनका काम जो है ना बेसिकली इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है ना हाइड्रो पावर जनरेशन उसके ऊपर भी वर्कआउट किया गया, उनके पावर हाउसेज़ बनाना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि falling unbundled of its power wing, WAPDA's mandate is now development of water and hydropower resources and to operate the hydroelectric utility. ठीक है, जैसे हमारे पास देख लें तो कोयला और ये सारे की सारी चीज़ें हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो एक पानी है जो हमारे पास क्या है कि समंदर और उसमें वहाँ पे मौजूद है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, बंद मारना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो है ना डैम्स वगैरह और इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया ताकि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो सके। सो कहता है कि ग्लॉसरी टर्म्स हमारे पास कौन सी है इसमें, कहता है कि वैल्यू चेन है। कहता है कि वैल्यू चेन इज सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री परफॉर्म इन ऑर्डर टू डिलीवर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर द मार्केट। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू चेन का जिक्र आता है तो मार्केटिंग में हम उसका जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे हर एक एलिमेंट का हमारे जो है ना प्रोडक्ट के या हमारे जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, हम इसको जो है ना जहाँ पे वैल्यू चेन का जिक्र करते हैं तो इसको पोर्टर जो है ना दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक हमारे पास आ जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज, एक हमारे पास आ जाती है सपोर्ट एक्टिविटीज। तो जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज आ जाती हैं, ठीक हो गया, जैसे हमारे पास जो है ना हमारा सामान मंगवाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, उसके ऊपर ऑपरेशंस करना, फिर उसको जो है ना फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, उसको सेल करना। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है जो बिजनेस के साथ है। लेकिन माइकल पोर्टर ने कहा कि इसके साथ कुछ और भी एक्टिविटीज का होना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर जो है ना अगर वो ना हो तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, अगर हो तो इतना एज सच कोई वो जो है ना उसके कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास प्रोडक्शन में। जैसे हमारे पास जो है ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि कहाँ पे वो चीज़ बन रही है, कैसे बन रही है, ठीक है, वो मैटर करता है। फिर हमारा सामान कहाँ से लाया जा रहा है, किस रेट पे लाया जा रहा है, वो चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं। फिर इस तरीके से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है कि सही बंदे हमारे पास मौजूद होंगे, एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ना हमारे पास सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे क्या करते हैं, वैल्यू चेन को कंप्लीट करते हैं और जो हमें लीड करते हैं कहाँ पे, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ। तो अच्छे प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है वहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा कि इन ऑर्डर टू डिलीवर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर द मार्केट, एक वैल्यूएबल एक अच्छा प्रोडक्ट जो है ना वो डिलीवर करना चाहता है, तो उसके लिए वो अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर भी फोकस करेगा और सेकेंडरी के ऊपर भी फोकस करेगा। अगर वो कहता है कि मैं जो है ना प्रोडक्ट अच्छा बना रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो, उसके जो है ना वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स सही ना हो, सही रॉ मटेरियल सही कीमत पे ना ला रहा हो, तो फिर उसकी इंडस्ट्री जो भी कर रही हो लेकिन वो उसको फ़ायदा नहीं दे सकती।
तो इन दोनों का कम्बिनेशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज का, ताकि हम एक अच्छा डिलीवरेबल प्रोडक्ट उनको दे सकें। सेकंड हमारे पास ग्लॉसरी टर्म में आ जाता है अपस्ट्रीम, रेफर्स टू द मटेरियल इनपुट नीडेड फॉर प्रोडक्शन value, while downstream is the opposite end where goods products get produced and distributed। कि हमारे पास क्या है, दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक अपस्ट्रीम की और एक डाउनस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम कहता है कि हमारे पास क्या है कि जो हमें प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है हम उसको अपस्ट्रीम कहते हैं। इसके अपोजिट में हमारे पास आ जाता है डाउनस्ट्रीम, जो क्या करता है, हमें बताता है कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक हो गया, वो क्या होंगी, प्रोड्यूस कैसे होंगी और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी। ठीक है, अब कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये डिसीजन मेकिंग भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको भी जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ जाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। कहता है कि vertical integration refers to an arrangement in which supply chain of a company is integrated and owned by that company। कि हम क्या करते हैं कि अपवर्ड जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है क्या। वर्टिकली हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास जो है ना पीयर टू पीयर होता है, अपवर्ड हमारे पास जो है ना अपर लेवल की तरफ। तो एक कंपनी क्या कर रही थी कि वो जो है ना सिर्फ प्रोडक्शन करती, जैसे एग्रो फूड है हमारे पास, तो वो क्या कर रहा था, पहले जो है ना फर्टिलाइजर्स में काम कर रहा था, अब उसने क्या कर दिया, फूड की तरफ आ गया, तो या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया उसका, आगे चला गया, खुद ही प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लेकिन अगर एक कंपनी हमारे पास है, वो क्या कर रही है कि वो खुद जो है ना पहले क्या करता है, चीजें बनाता था, अब उसने क्या कर दिया कि उसने कहा कि रॉ मटेरियल भी मैं खुद ही प्रोड्यूस करूंगा, एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह खुद ही उसने रखना शुरू कर दिया और वहां से उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। थर्ड फोर्थ हमारे पास कहता है सप्लाई चेन। Supply chain refers to the entire process of making and selling commercial goods, including every stage from supply of materials and manufacture of goods through their distribution sales। ठीक है कि एक आजकल टर्मिनोलॉजी हमारे पास मोस्टली यूज हो रही है, डिफरेंट किस्म की जो है डिग्रीज वगैरह ऑफर हो रही हैं, प्रोग्राम्स ऑफर इसमें हो रहे हैं सप्लाई चेन के। तो सप्लाई चेन बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी सारा का सारा प्रोसेस है, चीज बनाने से लेकर उसको सेल करने तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। इसमें आपका जो है ना मटेरियल सप्लाई करना, आपकी चीज़ों को बनाना, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और अपने कस्टमर को सेल करना, ये सारे के सारे स्टेज वाइज जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी हमारे पास सप्लाई चेन कहलाती है, क्योंकि सारी की सारी कनेक्टेड है और एक चेन की तरह चल रही है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, कैपिटल इंटेंसिव refers to the degree that company must invest money in physical or financial assets in order to produce a profit। ठीक है कि कैपिटल इंटेंसिव हमारे पास क्या चीज होती है, कहता है कि हमारे पास जो है कैपिटल इंडस्ट्री या इंटेंसिव हमारे पास जो है ना इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हमारे पास जो है ना पैसे फिजिकली ज्यादा सर्कुलेट रहते हैं या हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स ज्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्शन में मदद देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है ना जिस कंपनी में हमारे पास प्लांट ज्यादा हो, मशीनरी ज्यादा हो, ठीक है, तभी उसके सारा के सारा एसेट है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो है ना पैसों के ऊपर डीलिंग्स हो रही हैं, वो भी हमारे पास सारी की सारी क्या हो जाती है, कैपिटल इंटेंसिव कहलाती है। ये हमारे पास उसका वैल्यू चेन दिया गया है, पावर सेक्टर का कि किस तरीके से काम चलता है हमारे पास। तो पहले हमारे पास कहता है जनरेशन होती है, ठीक है, जनरेशन से हमारे पास जो है ना पावर ट्रांसफार्मर की तरफ जा रही है बात, पावर ट्रांसफार्मर से हमारे पास कहाँ जा रहा है, हमारे पास सिस्टम हमारा ट्रांसमिशन की तरफ जा रहा है। ट्रांसमिशन से हमारे पास फिर क्या हो रही है, जो है ना ट्रांसमिशन जो है ना स्टेशन से हमारे पास एक्टिविटी कहाँ पे आ रही है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज की तरफ आ रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह से हमारे पास वहाँ पे जब प्रोडक्शन हो जाती है, तो फिर जो है कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ आ जाता है सिचुएशन हमारे पास, और फिर वहां से हमारे पास क्या जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन आ जाती है, डिवाइसेस हमारे पास जो है ना लोगों ने लगाई हुई हैं, जो हमारे पास छोटे मोटे ट्रांसफार्मर्स वगैरह उसके ऊपर लगाए गए होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो है ना घरों तक वो चीज़ पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमारे पास दो सिचुएशंस में जाती है, एक तो हमारे पास ये है कि पावर हाउस में जो है ना बिजली वगैरह बनाई जाती है, वहां से क्या होता है, डायरेक्टली मूव कर ली जाती है कहाँ पे, आपकी जो है ना घरों की तरफ चली जाती है, वहां पे प्रोडक्शन उसको यूटिलाइजेशन हो सकती है। दूसरा हमारे पास कहाँ पे होती है, हमारे पास इंडस्ट्रीज की तरफ चली जाती है, ठीक है, तो वो भी उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीकों से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है और उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर्स मौजूद होते हैं, हमारे पास ग्रिड स्टेशन होते हैं, और फिर वहाँ पे जो है ना हर एक जो है ना पोल पे अपना ट्रांसफार्मर बनाया होता है, जिससे कंज्यूमर्स वगैरह को, इंडस्ट्रीज को पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कहता है कि पहली चीज़ हम देखें जनरेशन है एट अ पावर प्लांट, ठीक है, तो हमारे पास कहता है कि द अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इज कॉल्ड जनरेशन or generators। Different technologies and fuel sources are used for this purpose. Thermal technologies use different sources of fuel such as natural gas, coal, furnace, etc.
On the other hand, renewable technologies include hydro, solar, wind, etc. ठीक है कि पावर जनरेशन जहाँ पे हमारे पास हो रहे थे तो उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्शन चाहिए होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरेशंस कर रहे होते हैं वहाँ पे मशीनरीज और ये जो है जनरेटर्स वगैरह लगाए हुए होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो है ना बिजली से बना रहे होते हैं, किसी से, पानी से, कोल से, ठीक है, फिर और भी किस्म के फ्यूल नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, वो जो है ना बिजली वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ट्रांसमिशन, कहता है कि फ्रॉम टरबाइन टू ग्रिड स्टेशन, कि टरबाइन से हमारे पास ग्रिड स्टेशन में जो बिजली जाती है, कहता है कि व्हेन द टरबाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट्स वोल्टेज इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाय पासिंग इट थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। Once the high voltage electricity reaches the grid, electricity is reduced in voltage again through the use of transformers to make it safe for the use of household and the end user। ठीक है, वहां पे तो हमारे पास फुल पावर में जो इतने बड़े बड़े वायर्स वगैरह लगाए होते हैं ग्रिड से, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन होती है वहाँ से बड़ी बड़ी तारें जो है ना इस्तेमाल की गई होती है। लेकिन अगर हम फिर बाद में देखें ग्रिड स्टेशन से जो हमारे पास पोल्स आ रहे थे, वो जो है ना हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वायर्स नहीं होती, उसकी जो है ना पोल्स इतने बड़े नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रिड स्टेशन में क्या हो चुका है, वहां पे बिजली को रिड्यूस कर दिया गया है, उसकी वोल्टेज को कम कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है। और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, के फ्रॉम ग्रिड स्टेशन टू एंड यूजर्स। When electricity leaves the grid station transformer, it enters distribution power lines on its way to final destination. Once it reaches the neighborhood, electricity passes through another transformer, usually pole mounted, called PMT, for further voltage reduction. This ensures that it is safe to use home in homes and offices। कि हमारे पास ये जो ग्रिड स्टेशन से सारे के सारे पोल आते हैं और फिर हर एक मोहल्ले और गली में जो है ना अपने ट्रांसफार्मर्स लगाए गए होते हैं, तो वहां पे ये जो बिजली आती है इसको हम पीएमटी कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो हमारे पास वहां पे किए जाते हैं पोल माउंटेड, वो मजीद लाइट को कम कर देते हैं, हमारे 120 और उसकी तरफ लेकर आ जाते हैं वोल्टेज की तरफ के, या 220 तक वोल्टेज में ले आते हैं, ताकि हमारे जितने भी होम अप्लायंसेज वगैरह है वो प्रॉपरली उससे यूज कर सकें, और वो जो है ना क्या करें, कोई जो है ना शॉर्ट सर्किट वगैरह क्रिएट ना करें। क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगी तो फिर हमारे पास तो 220 और उसकी वोल्टेज की कैपेसिटी की चीजें बनाई जाती हैं, तो वहां पे अगर 280 और इस किस्म के जो है ना ज्यादा पावर की चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, उसको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए जो है ना हमारे पास जो थर्ड स्टेज आ जाता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। चौथा हमारे पास कहता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। इन आइडियल सिनेरियो इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज लेफ्ट पावर प्लांट एंड द एनर्जी बिल्ड should be equal, however that is not the case। The shortfall of electricity between energy generated and energy built is called transmission and distribution losses। ये नॉर्मली हमारे पास क्या होना चाहिए कि जितनी बिजली वहां से पावर प्लांट से आ रही है उतने ही हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे लोगों को। लेकिन जब क्या हो जाता है कि रियलिटी में देखें तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जितनी बिजली जनरेट हो गई है और फिर उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो हमारे पास उस तरीके से कम्प्लीटली तो इस्तेमाल नहीं हो रही। तो जहाँ पे हमारे पास उस तरीके से उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रही और हम उसको जो है बिलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कराते हैं। कि हमें जो है ना अगर 100% हम प्रोड्यूस करें और 100% जो है ना हमें वहां से रिटर्न भी उससे मिल रहा है तो फिर तो सिस्टम हमारे पास चलता है। लेकिन इस किस्म की सिचुएशन नहीं होती, वहां पे हम जो है ना इस चीज को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते। और कहते हैं कि कराची एंड इट्स एडजेसेंट एरियाज आर सर्व्ड बाय की इलेक्ट्रिक, a privately owned utility company। Currently, this is the only vertically integrated company in the power sector involved in generation, transmission, and distribution segments. Rest of Pakistan's power sector is some of generation, transmission, and distribution companies working in each segment. Transmission and distribution sector is almost wholly operated by government-owned companies with private sector independent power producers, जिसको IPPs कहते हैं। Also having share in power generation small portion of transmission। ठीक है कि कराची जो है ना आपके पास बड़ा एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा है, तो क्या हुआ वहाँ पे उसको क्या कर दिया, प्राइवेटली ओन उसको जो है ना यूटिलिटी दे दी गई है, कंपनी हमारे पास है उसके हवाले कर दिया, उनको कहा कि आप जो है इन चीजों का रेगुलेट करोगे, इन चीजों को जो है ना प्रमोट करोगे। और इसी में हमारे पास जो है ना वर्टिकल इंटीग्रेशन हुई थी कि उन्होंने क्या कर दिया, एक साइड पे दूसरे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ये सारी जनरेशन वगैरह का काम खुद ब खुद संभालना शुरू कर दिया। अदरवाइज अगर हम देखें तो हमारे पास वापडा ही काम करता था जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और ये तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि इन चीज़ों को मजीद डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, काम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि जो है ना बेहतर ही आ सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हमारे पास जो है ना कहता है कि उन्होंने बना लिए, लेकिन हमारे पास जो है ना ज्यादातर जो है ना गवर्नमेंट के ऑन होते हैं, कुछ प्राइवेट जो हमारे पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि अब हर एक इंडस्ट्री जो है ना, हमें जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में भी प्राइवेट की जरूरत पड़ती है, अब सारे की सारी जगहों पे तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं बनाए जा सकते। इसी तरीके से जहाँ पे हम बात कर रहे हैं
पावर की, तो पावर के लिए एक इदारा जो है ना हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कि वो इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार सके, लेकिन हमारे पास हमारी मेन बैकबोन है, तो फिर हम जो है ना खुद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हम अपने साथ कुछ प्राइवेट एंटिटीज को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो हमारे पास जो है ना मौजूद हो, हम उनको भी यूटिलाइज कर सके पावर जनरेशन में। और ये जो हमारे पास छोटे मोटे जो है ना नीड्स हमारे डैम्स वगैरह और इन चीज़ों को बनाया जाता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो कहते हैं कि हमारे पास इसके साइलेंट फीचर क्या है। साइलेंट फीचर हमारे पास पावर जनरेशन कंपनी के क्या है। तो एक हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव है, द इंडस्ट्री इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव पार्टिकुलर इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि पैसे आपको ज्यादा चाहिए होंगे। कंपनी जो है ना इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए एक पूरा ग्रिड स्टेशन बनाने पे आपके करोड़ों के रुपए लग जाते हैं, फिर उसकी जो प्रोडक्शन करो तो उस पे उससे ज्यादा पैसे लगते हैं। सेकंड, टैरिफ। कहता है कि हमारे पास क्या है कि प्राइसिंग, प्राइसिंग इन द पावर इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, हमारे पास जो है ना कौन डिसाइड करता है, हमारे पास जो है ना हमारे कैपरा वगैरह जो है ना क्या करते हैं, प्राइसेस डिसाइड करते हैं कि हमारे पास बिजली का बिल वगैरह ये जो है ना यूनिट कितने का होगा, और गवर्नमेंट के साथ बैठ के मिलके वो जो है ना इस चीज को रेगुलेट करते हैं। Subsidy and tariff. Subsidies are provided by government in different segments to encourage or promote a certain segment of economy or particular industry and consumers. ठीक है कि जब इंडस्ट्रीज वगैरह हमारे पास प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती और इलेक्ट्रिसिटी और उसके जो है ना बिल की वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि कुछ बर्डन अपने ऊपर डाल लेता है, उसको सब्सिडी प्रोवाइड करता है कि ये पोर्शन हम पे करेंगे बिल का, और रिमेनिंग पोर्शन आप इसको पे करो ताकि उनकी प्रोडक्शन बेहतर तरीके से चल सके। इसके बाद हमारे पास आता है फिक्स रिटर्न इंश्योर टू इन्वेस्टर्स। A tariff on the basis of fixed rate of return on investment over plant life contract period is determined by regulators and is contracted. All cost variations are also admissible. ठीक है कि हमारे पास क्या होता है कि फिक्स रिटर्न जो है ना हमारे पास इन्वेस्टर्स को मिलता है, और वो कौन डिसाइड करते हैं कि वहां पे जिन्होंने इस कंपनी वगैरह के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उसके ऊपर जो है ना एक फिक्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न हासिल करते रहेंगे। और वो कौन डिसाइड करेगा, वो रेगुलेटर्स डिसाइड करेंगे, जिसके साथ जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि उनको कितने अमाउंट मिलेगी, कितने साल के लिए उसके साथ जो है ना ये डील चल रही है, वो सारा का सारा हमारे पास क्या चलेगा, वो रेगुलेटर्स की मर्जी के मुताबिक चलेगा। और क्या है कि हमारे पास जितने भी कॉस्ट वेरिएशन है वो हमारे पास क्या होंगी, वो एडमिसिबल होंगी। ठीक हो गया। और वो जो है ना इन्वेस्टर्स को क्या कर रहा है, बेसिकली फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इसकी इंडस्ट्री की तरफ आए, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलेटर्स हमारे पास उसको फिक्स रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद हमने कहा कि गवर्नमेंट गारंटीज, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूज गारंटीज टू आईपीपीएस बैकिंग अप द पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द पावर परचेजर्स। ठीक है कि आईपीपीएस हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना जो प्राइवेट एंटिटीज बैठी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने जो है ना जो पावर में यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो जो है ना आ रहे हैं, तो इनको इंश्योरिटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है कि हम आपकी जो है ना अमाउंट्स वगैरह रिकवरी करने के लिए जो है ना हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर तो आपके पास कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, वो तो डिस्करेज हो जाएगा। तो उसको सपोर्ट करना, बैक करने के लिए भी गवर्नमेंट की हेल्प मौजूद है, वो गारंटी देता है आपको। ठीक है क्या, हम जो है ना आपको सपोर्ट करेंगे कि आपकी जितने भी पेमेंट्स वगैरह हैं हम आपको रिटर्न करेंगे, अगर इन केस आप जो है ना डिफॉल्ट हो जाते हो और आपकी रिकवरीज नहीं हो पाती। Predominated by government with contribution of private sector mainly in generation segment, the sector has become dominant by the government। ठीक हो गया कि, और जहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर्स को इन्होंने क्या कर दिया, इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनके हेल्प आउट जब आना शुरू हो गई, तो वहाँ पे अब मेन रोल क्या हो गया, गवर्नमेंट का मजीद बढ़ गया, क्योंकि उनको रेगुलराइज करना, उनको तो जो है ना रेगुलेट करना, सारा का सारा गवर्नमेंट के अंडर है, रेगुलेटर्स उसके डिसाइड करेंगे, तो उसके पावर हमारे पास मजीद बढ़ गई। कहते हैं कि हाईली रेगुलेटेड पावर सेक्टर इज हाईली regulated sector, regulatory authority for this purpose NEPRA, ठीक है, which is an autonomous body mandated by law, regulate the power sector to ensure that the interest of investors and customers are protected and competitive environment is maintained। कि नेपरा क्या कर रहा है कि वो हमारे पास जो है ना इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसके प्राइस अमाउंट हर चीज जो है ना वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और उसको रेगुलेट करने वाला एक ही इदारा हमारे पास नेपरा मौजूद है। तो उसका काम क्या है, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाना, और हमारे पास एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना, ताकि हमारे पास जो है ना क्या हो सके, बिजली का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हो सके, एक प्रॉपर रेट पे हम उनको दे सकें, हमारी इंडस्ट्रीज भी प्रॉपर तरीके से चलें, और ये जो हमारे पास प्राइवेट ओनर्स आ रहे हैं इनको भी जो है ना हम क्या कर सकें, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, ताकि ये लोग भी हमारे पास मौजूद हों और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो ये कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स हैं। फिर कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल पावर कंपनी, ठीक है, कि किस चीज पे कंपोज होता है, उसमें कौन कौन से हमारे पास मेजर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो हमारे पास पहले जो हमारे पास जो है ना फंक्शन आ जाता है, कहता है फाइनेंस का, प्रोक्योरमेंट, रेगुलेटरी, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिलिंग फंक्शन एंड
मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, जहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कंपनी या इंडस्ट्री बनाई जाती है तो वो तो फंड्स के बगैर तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए इनका काम तो वैसे भी हमारे पास क्या है, कंपनी का जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। लेकिन ये जो फिर फंक्शंस है उसके, इनके ऊपर भी फोकस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करे, उसको सपोर्ट करे। जहाँ पे हमने वैल्यू चेन कहा तो हमने कहा कि ठीक है, बिजली जो है ना प्रोड्यूस करना, उसको पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम तो आपके पास है। लेकिन ये जो बाकी उसके डिपार्टमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, जो फंक्शंस हैं, अगर ये प्रॉपरली परफॉर्म ना हो तो फिर इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जिसमें हमने फाइनेंसिंग में क्या कहा था, ठीक है, कि फाइनेंस हमारे पास बेसिकली किसके साथ कंसर्न होता है, कि आपके अकाउंटिंग एक्टिविटीज कैसे होंगी, रिपोर्टिंग कैसे होगी, टैक्सेस वगैरह कौन पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, लोगों से रिकवरीज कितनी आ रही है, कितनी हमने पे करनी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास कौन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली हमारे पास फाइनेंस वाला परफॉर्म करता है। सेकंड, हमारे पास प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक है, कि सामान कितने का लाना है, कौन कौन सी चीजें परचेज करनी है। ठीक है, और हमने अपने जो है ना, जो प्राइसेस है उसको कैसे कम्पिटिटिव रखना है, इन तमाम चीजों का काम हमारे पास किसका है, हमारे पास जो है ना प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक वालों का है। ठीक है, सो इसीलिए कहते हैं कि लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्पेशली जनरेशन रिलेटेड, इन्वॉल्व्स इंपोर्ट ऑफ फ्यूल्स एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हिच रिक्वायर्स अ रोबस्ट इंपोर्ट एंड क्लियरेंस फंक्शन। An important role of this function is to schedule maintenance of plant and machinery during low demand season, winters, hence plan the overall logistics cycle accordingly. ठीक है, कि इनका काम बेसिकली क्या है, इनके लिए प्रोक्योरमेंट का अरेंजमेंट करना, फ्यूल लाना, प्लांट और इक्विपमेंट की जो है ना बंदोबस्त करना। अब हमारे पास जो है ना गर्मी आ जाती है तो वहाँ पे कंजम्पशन एक्सट्रीम हो जाती है हमारे पास लाइट की, तो वहाँ पे उस नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करना। और फिर जहाँ पे सर्दी आ जाती है तो वहाँ पे जब डिमांड हमारे पास कम हो गई तो हम क्या करेंगे कि उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, कब जो है ना हमारे पास प्लांट्स काम करेंगे, कब काम नहीं करेंगे, ये सारा का सारा काम हमारे पास किसका हो जाता है, इन्हीं का प्रोक्योरमेंट वालों का हो जाता है। और कहते हैं कि procurement and logistics also ensures that inventories are kept within range, so the working capital is not tied up while spares are available when needed. ठीक है, कि प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक वालों का काम क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास इन्वेंट्री मैनेज करें। ये ना हो कि वो सारे के सारे सामान जो है हमारे पास इन्वेंट्रीज में मौजूद रख के हमारे पास से ब्लॉक कर दे, बल्कि हमारे पास कुछ अवेलेबल जो है ना रिसोर्सेज भी रहने चाहिए, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसको बैकअप भी कर सकें। ये ना हो कि वहां पे हम जो है ना ब्लैंक हो जाए और हमारे पास कोई भी सफिशिएंट रिसोर्सेज मौजूद ना हो। थर्ड, हमारे पास रेगुलेटरी, कहता है कि रेगुलेटरी और लीगल फंक्शन इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन इज इन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब कानून के जो है ना ख्याल रखना, कानून के अकॉर्डिंगली काम करना, जब गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है उन तमाम चीज़ों को क्लियर करना, कोई ड्यूज वगैरह उसके ऊपर रहते हैं तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना कि हम रूल्स रेगुलेशन इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक लीगल जो है रेगुलेटरी जो है ना डिपार्टमेंट होगा, फंक्शन होगा इसका, ताकि हमारे पास जो है ना कुछ ऐसी वायलेशन ना हो सके कि जो हमें क्या करते हैं फाइन और उसकी तरफ ले जाए। तो इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शन होना भी ज़रूरी है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास बिजली और उसका जिक्र आ जाता है तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो है ना लाइफ और उसके खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको जो है ना एट स्टेक नहीं पुट कर सकते। तो इसीलिए हमने जो है ना क्या करना होगा कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, कि पावर सेफ्टी का कोड, डिस्ट्रीब्यूशन कोड, ठीक है, पावर सेफ्टी मैनुअल्स और इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, ताकि हम क्या कर सके, इस चीज़ की एश्योरिटी कर सके कि वहाँ पे जो मज़दूर वगैरह जो लेबर हमारे पास काम कर रहा है, उनकी लाइफ़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि अगर उनकी लाइफ़ को इसकी वज़ह से नुकसान पहुँचना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा? आपके जो है ना, जो वहाँ पे वर्कर्स वगैरह हैं, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएँगे और फिर इस इंडस्ट्री में कोई आएगा भी नहीं। कि वो कहेगा कि यार यहाँ पे तो हमें जो है ना बेसिक प्रोटेक्शन और ये जो है ना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो है ना जान जाने का खतरा हो सकता है। तो फिर गवर्नमेंट को भी जब पता चलेगा तो वो जो है ना आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। और इसके अलावा अगर आपके जो है ना अदर जो स्टेक होल्डर हैं, सोसाइटी जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो, वो भी आपके अगेंस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे पास क्या हुआ, कि लीगल रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास हैं उनको फुलफिल करना, कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स किए गए हैं। ठीक है, और हमारी जितने भी रूटीन और नॉन रूटीन की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं हो रही। जहाँ पे हमारे पास जो है ना इंजरीज और इल हेल्थ की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए पहले से प्लान करना, उनके लिए पहले से तैयारियां करना। ठीक है, और फिर जब ये सिचुएशन फेस करना पड़ जाए तो फिर वहाँ पे हम किस तरीके से इनको रिकवर करते हैं, कैसे कंपनसेट करेंगे, इन चीज़ों के बारे में डिसाइड करना। फिर हमारे पास जो है ना जो नेचुरल रिसोर्सेज हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ना वगैरह कार्बन फुटप्रिंट्स जो हमें वहाँ पे वो कर रहे हैं, इफेक्ट्स जो है ना हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आ जाता है।
और फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना कि वो इस काम को सीख लें, अपने काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। इन तमाम चीज़ों के बारे में डिसीजन, सुपरविजन, उनकी ट्रेनिंग, ये सारा का सारा काम हमारे एचएसई डिपार्टमेंट या हमारे जो एचएसई फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है, उनका काम होता है। और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेकर आना अपने प्लानिंग और तमाम प्रोसेसेस में, ताकि टाइम टू टाइम हम अपडेट रह सकें और हम जो है ना जितने भी नए नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं हम उनको फॉलो करते जाएं, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स अपनाते जाएं, ताकि हमारे जो है ना ये जो लाइफ लॉस सिचुएशन है ये कम हो जाए, हमारे पास जो है हेल्थ रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो कम हो जाए, इन्वायरमेंट को जो हम बैडली इफेक्ट कर रहे हैं उसके इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकें। देन हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स हमने कहा हुआ है कि हमारे पास क्या है, राइट पर्सन शुड बी ऑन द राइट प्लेस। तो उसको ढूंढना, उसके लिए जो है ना हायर करना, उसके जो है ना कंपनसेशन और इन चीजों को डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि अगर आपके पास ह्यूमन और ये रिसोर्सेज जो है ना प्रॉपर्ली मौजूद ना हो, या वो जो है ना स्विचिंग करते रहें या जॉब छोड़ के जाएं, या फिर हमारे पास जो है ना स्किल्ड वर्कर मौजूद नहीं है, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस जहाँ पे प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन से निकल के क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा इसी हायरिंग और फायरिंग पे लग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तमाम लोगों के लिए प्रॉपर से प्लान मैपिंग करनी होगी, कौन किस पोजीशन पे बैठेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन किस तरीके से काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करना ह्यूमन रिसोर्स वालों का काम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे पास दुनिया का पैटर्न चेंज हो रहा है, बिजनेसेस जो है ना न्यू से न्यू पैटर्न्स की तरफ आ रहे हैं, मेथड्स की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने जो है ना इस सेक्टर को भी इम्प्रूव करना है, उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी जो है एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना। उसके लिए हमें जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहता है कि ये किस तरीके से काम करता है, तो कौन कौन से फंक्शन है इसके। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस करता है तमाम जोग्राफिकल पॉपुलेशन की, कौन लोग किधर रहते हैं, कहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, उनका रिकॉर्ड रखना, इन चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाना, ताकि जो है ना जो प्लांट मैनेजमेंट हो रही है, जो हमारे पास फाइनेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, या अकाउंट्स आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करें। जैसे हमारे पास पहले क्या होता था कि आपको जो है ना सिर्फ बैंक में बिल ही जमा करा सकते थे, कहीं और से आप नहीं करा सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, आप देखें तो आप मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए से बिल जमा करा सकते हो, ईज़ी पैसा से करा सकते हो। तो क्या है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही तो है, इन्हीं का तो फंक्शन था। इन्होंने ही जो है ना इसके ऊपर वर्कआउट किया कि उन्होंने जो है ना सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें डेवलप कर दी, ताकि लोग जो है ना वहाँ से जाके वेबसाइट पे जाके अपना बिल डाउनलोड कर लें और वहीं से जो है ना ऑनलाइन पेमेंट्स कर दें, बजाय इसके कि वो बिल का इंतज़ार करते रहें, कभी बिल गायब हो जाता था, कभी क्या हो जाता था। तो इस किस्म की सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए क्या हो गया कि इन सेक्टर्स के ऊपर काम करना, इन चीज़ों को इम्प्रूव करना, इसका काम है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों का काम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिलिंग फंक्शन। ठीक है, कि बिल किस तरीके से रिसीव होगा, कैसे करना होगा, तो इसके लिए अपने रिकवरीज और इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है। और उनका फंक्शन क्या है कि हमारे पास जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके जो है ना बिल पहुंचाना, ठीक है, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करना, फिर लॉसेस को कम करना, रिकवरीज कराना, ठीक हो गया, और उनके कंप्लेंट्स को सॉल्व करना, कि हमारे पास जो है ना जहाँ पे ट्रांसफार्मर जल जाता है वो जो है ना मसला हल हो सके, पे बिजली नहीं आ रही, क्योंकि वो मसला हल हो सके, बारिश सैलाब की वजह से कोई नुकसान आ जाता है, उनको जो है ना प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। लोगों के बिल जो है ना लेट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको कैसे डील करोगे, कैसे जो है ना उनसे रिकवरीज करोगे। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना हमारे पास बिलिंग का फंक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो क्या करता है कि इन चीज़ों के साथ रिलेट है और इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करता है। देन कहता है कि हमारे पास मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ बिजनेस विद लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सक्लूसिव एरिया लाइसेंस अवेलेबल, मार्केटिंग फंक्शन पावर सेक्टर इज लिमिटेड टू मीडिया एंड पीआर मैनेजमेंट, अपलिफ्ट एंड सिक्योर कॉर्पोरेट इमेज, कम्युनिकेशन फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, अब जैसे हम देख लें तो हमारे पास क्या है कि उसकी मोनोपोली है। ठीक है, मुआवजा के अलावा तो हमारे पास कोई और इदारा तो है नहीं कि जिसको हम कहें कि जी ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये एक वाहिद इदारा है जो हमारे पास क्या है, मोनोपोलिस्टिक चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनको दिए गए हैं उनके ज़रिए से उसको बैक किया गया है। तो इसको एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना कहो कि जी बिजली खरीदो, सस्ती बिजली, या जो है ना 1 यूनिट के साथ 1 यूनिट मुफ़्त, और इस किस्म की एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि इनका काम क्या है कि वो जितने भी हमारे पास पावर से रिलेटेड इश्यूज़ हों, या गया या लोगों को जो है ना इफ़ेक्ट करें, उन चीज़ों के लिए मीडिया और उसके साथ रिलेट होना कि जी हम बिजली के यूनिट्स को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सर्कुलेट करना, ठीक है क्या, अपना एक इमेज को बरकरार रखना, कि जो है मैसेजेस कर देना कि जी बिजली यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में यहाँ इन दिनों पे नहीं होगी, वहाँ पे काम चल रहा है, इस किस्म को देखना। या फिर जो है ना कॉर्पोरेट अफेयर्स मीटिंग्स वगैरह और इन चीज़ों की सिचुएशंस को उनका काम डील करना होता है, बजाय इसके कि वो जो है ना कोई प्रमोशन एड्स वगैरह टीवी पे चलाएं और लोगों को बताएं कि हमारा जो है ना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। सो ये इसके डिफरेंट किस्म के जो है ना फंक्शंस जो ये परफॉर्म करता है।
लास्ट में हमारे पास आ जाता है की चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं इनको, ठीक है। तो कहता है कि पावर इलेक्ट्रिक कंपनी को कौन कौन से की फीचर्स जो है चैलेंजेस हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स एंड नेटवर्क एंड देयर एफिशिएंट ऑपरेशन, reliable and safe operation, uninterrupted power supply to consumer, prompt response to customer complaint, timely collection of bills, reducing power theft and line losses, circular tax issues। ठीक है कि सबसे बड़ा मसला क्या है कि बिजली के बिल उनको जो है ना नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब 50 लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं एक एरिया में, वहां पे जो है ना क्या होगा, सिर्फ 5 या 10 लोग जो है ना वो बिजली का बिल पे कर रहे होते हैं, बाकी पे नहीं कर रहे होते हैं। इसका जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज इनको है कि इनसे रिकवरीज कैसे की जाए, इनसे पैसे कैसे लिए जाएं। ठीक है, फिर जो है ना अपनी मशीन और इनको बेटर से बेटर यूटिलाइज करके क्या कर सके, ये जो बिजली के जो है ना ये पैदावार जो कम है हमारे पास, प्रोडक्टिविटी कम है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। और हमारे पास जो है ना जो कस्टमर की कंप्लेंट है इनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये कुछ की चैलेंजेस जो है ना पावर कंपनी को फेस करने पड़ते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं कि इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, और जिनके लिए इनको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।